में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे चीनी की। चीनी 5 से 8 रुपए फी किलो मजीद महंगी हो गई है। डीडी खान में किराना स्टोर पर चीनी 108 रुपए से 115 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि 100 रुपए किलो चीनी मंडी से ला रहे हैं, सस्ती कैसे बेचें। चीनी एक बार फिर से महंगी हो गई। चीनी 5 से 8 रुपए फी किलो मजीद महंगी हो गई है। डीडी खान में किराना स्टोर्स पर चीनी 108 रुपए से 115 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। दुकानदार क्या करने लगी। डीडी खान में किराना स्टोर्स पर चीनी 108 रुपए से 115 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। दुकानदार का कहना है कि चीनी खुद 100 रुपए फी किलो में मंडी से ला रहे हैं, सस्ती कैसे बेचें। तफसीलात जानते हैं रजा मलिक। रजा मलिक बताइएगा चीनी कितने में बिक रही है। बिल्कुल महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और जो रोजमर्रा में इस्तेमाल में आने वाली चीजें उनकी कीमतें आसमान से बात कर रही हैं और हर रोज जो है वो नए नर्क सामने आते हैं। अब चीनी अपनी बुलंदतरीन सतह पे पहुंच गई है। जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं वहां पर 108 रुपए से 115 रुपए फी किलो तक भी जो है वो चीनी मिल रही है, जबकि जो मंडी का रेट है इस वक्त वो मंडी का रेट है 4,950 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जो है वो फी 50 किलो का जो रेट है इस वक्त वो चल रहा है। 100 रुपए किलो तो मंडी से मिल रही है और जब गली मोहल्ले की दुकान पहुंचे तो लामाला 10 से 15% उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। जी चीनी आपके पास आप किस तरह से चीनी दे रहे हैं? हम 105 रुपए दे रहे हैं, 110 रुपए भी दे रहे हैं चीनी। बाजार से हम उठाते हैं 5,000 रुपए कट्टा, 105 भी दे देते हैं 110 रुपए भी रेट चला रहे। क्या करें हम, हमारे बचत यही 150 है, गली मोहल्ले की दुकान है, हम क्या करें। हम जी बाहर से जैसे उठाते हैं वैसे बेचते हैं हम। जी बिल्कुल, मंडी से जो है वो जो रेट मिल रहा है उसमें। जी तुसा कितने की गिनती है चीनी? तो तुसा ना डाटे गिले खड़े करें चीनी गिनते हुए चीनी असा किलो गिनते हैं बस वो दूध वाला तल दे वाला किलो जेर वाले वो दुकान तो रेट ब्याह होंगे 5 रुपए 10 रुपए 4 रुपए वधे कड़न। क्या करूँ, महंगाई इतना है। चीनी क्या करूँ, चीनी नेम बदल ब्याह है भी कोई कहना। जी नेमुल बदल भी कहनी थे, जब भी आए तो एक नया रेट जो है वो मिलता है और इस वाले से सबका चीनी जो है वो 108 चीफ रजा मलिक आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीनी एक बार फिर महंगी हो गई है। बहावलपुर में चीनी महंगी हो गई। पुरचून में किलो चीनी 110 रुपए में बिकने लगी। दुकानदारों का कहना है कि महंगी चीनी लेकर सस्ती कैसे बेचें। अतहर लशारी हमारे साथ मौजूद हैं। अतहर कहिएगा चीनी इतनी महंगी हो गई? बिल्कुल जी, बात करें चीनी की कीमतों के हवाले से तो मैं इस वक्त एक दुकान पे मौजूद हूँ जहाँ पर चून पे चीनी जो है वो फरोख्त होती है। सबसे पहले हम जरा दुकानदार से बात करते हैं कि क्या रेट्स हैं, उसके बाद ग्राहक कुछ आए हुए हैं, जरा उनसे भी जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। बताइएगा भाई क्या सूरत हाल है चीनी की? सूरत हाल यही है जी, 5,000 का बैग है गला मंडी में जो कि 100 रुपये आके तकरीबन पड़ती है, 100 से भी ऊपर। लिस्ट में रेट 85 रुपये सेल करने का। बस गवर्नमेंट के रेट को फॉलो कर रहे हैं, माल नहीं मंगवा रहे क्योंकि लिस्ट में रेट कम है और आती महंगी है इसकी वजह से। या फिर लिस्ट में ओपन रेट करें जो कि हम ओपन रेट हो, कोई भी पाबंदी ना हो उस पर, मजिस्ट्रेट ना आए चीनी को चेक ना करे फिर तो हम बेचें। बस इसलिए नहीं मंगवा रहे, शॉर्ट है। नहीं मंगवा रहे, शॉर्ट है। कुछ ग्राहक मौजूद हैं, क्या हालात हैं चीनी के? भैया पैसे लेके जाते हैं, चीनी दुकानदार के पास नहीं है, वो कहते हैं चीनी महंगी है। अब ये बताएं कि चीनी किधर गई पूरे पाकिस्तान की? दुकानदार के पास भी नहीं है, मंडियों में भी नहीं है, किधर जाए? पैसे हाथ में होते हैं, चीनी नहीं मिलती। अब इसका हल इमरान खान को चाहिए, उसका हल करे। उसका हल करे। क्या हालात हैं सर? सर पिछले 10 दिन से आ रहा हूँ चीनी लेने इस दुकान पे, कोई चीनी नहीं मेरी, शॉर्ट हुई हुई है। जब आते हैं कहते हैं शॉर्ट है शॉर्ट है। तो जहाँ मिलती है वहाँ क्या रेट? सर वहाँ पे 120 110 जहाँ पे जिसका दाव लगता है वो लगा रहे हैं। तो इस वजह से अब यहाँ पे 10 दिन से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मुझे शॉर्ट मेरी यहाँ पे चीनी मिल ही नहीं रही। इन्हें 110 तक भी हमें कहीं मिल ही नहीं रही चीनी इस वक्त, पूरे मार्केट में नहीं मिल रही हमें चीनी जो है वो नहीं मिल रही। क्या हालात हैं सर? क्या बताएं, हालात महंगाई के हिसाब से बहुत महंगाई कर दी गई है। अब चीनी का तो आप पूछे नहीं, और भी आइटम सारे महंगे ही कर दिए गए हैं भाईजान। चीनी और खास तौर पे घी, ये तो ऐसा आइटम है ना जो गरीब आदमी के लिए ज्यादा तौर पे चाहिए, जरूरत है गरीब आदमी की। और यही चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं सर। यही चीजें महंगी हो गई हैं और इसीलिए परेशान है। तो बहुत सारे दुकानदार हैं वो महंगी चीनी होने की वजह से मंगवा ही नहीं रहे, क्योंकि लिस्ट में जो रेट है वो 85 रुपए है दुकानदार के मुताबिक, और चीनी पीछे से 100 रुपए से जायद किलो इन्हें मिल रही है। तो इनका कहना है कि हम 15 रुपए से जायद का खुद को लॉस करके फी किलो के हिसाब से महंगी चीनी मजीद महंगी होगी। लाशारी आपका शुक्रिया। चीनी की सरगोदा में एलपीजी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है।
शहर भर में एलपीजी 180 रुपए फी किलो में बिकने लगी। घरेलू सिलेंडर 2400 रुपए का हो गया। शहरी चिल्ला उठे, कहते हैं घर के दीगर अखराजात पूरे करें या गैस का खर्चा पूरा करें। सरगोदा में एलपीजी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा मोहसिनुल मुल्क से। मोहसिन, इतने ज्यादा रेट बढ़ गए हैं एलपीजी के? सरगोदा में इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर एलपीजी की कीमत जो है वो पहुंच गई है 180 रुपए फी किलो। इस वक्त एलपीजी हो चुकी है। ईद के दौरान तकरीबन 30 रुपए मजीद एलपीजी बढ़ने के बाद सरगोदा में इस वक्त 180 रुपए फी किलो एलपीजी मिल रही है। पाकिस्तान जब से बना है तब से एलपीजी की ये बुलंद तरीन कीमत है। अभी जो डीलर्स हैं एलपीजी के, उन्होंने दावा किया है कि गर्मियों में वो गैस जो कि 60 रुपए फी किलो थी इस वक्त 180 है, तो सर्दियों में मजीद ऊपर इसके रेट्स जाएंगे और सर्दियों में ये 200 या 250 को क्रॉस करेगी। इस वक्त हमारे साथ आम आवाम मौजूद है, उनसे पूछेंगे, शहरी मौजूद हैं। हाँ जी, कब बताइएगा क्या सूरत हाल है कि इतनी ज्यादा महंगी गैस के बारे में? ये है जी, देखें गरीब बंदे अगर वो 500 या 700 रुपये रोज कमाता है तो उसने 180 रुपये की गैस लेनी है, तो उसने अगर वो उसके घर में गैस किसी से लेके भी इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसने क्या क्या करना है? ठीक है, वो अपना खाना पकाएगा, 3 टाइम में तो किलो गैस वो गई। तो अगर वो 500 रुपये कमाता है तो 360 की गैस वो साड़ देगा, जला देगा, तो फिर उसके बाद उसने क्या खाना है? अगर आप देख लें अब पेट्रोल कहाँ फिर रहा है, और इस गवर्नमेंट को हमने किसी वजह से वोट दिए थे कि हमें फायदा पहुंचाए, और अव्वलों में फायदा तो हमें पहुंचा नहीं, हमें नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि हम 800 कमा कर और अगर 1200 रुपये खर्चा करेंगे तो हम तो कर्जे ही हैं। गवर्नमेंट तो चाहे जो मर्जी करी जाए, गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट ने तो अपना उल्लू सीधा करा हुआ है। हाँ जी, दुकानदार से पूछ लेते हैं ये क्यों होगी है महंगी और मजीद महंगी होगी? ये गैस है दरअसल पाकिस्तान की, जरा ये महंगी, टैक्स लगेगा तो महंगी तो होगी। पहले हमें बहुत कम कीमत में मिलती थी, अभी बहुत ज्यादा कीमत में मिल रही है। हर जगह पे सिलेंडर तकरीबन 2400 का 15 केजी का हो गया है और 11 केजी का 1900 का है। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। मुल्तान में लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी। 7 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बिजली के ज्यादा बिलों से ताजिर तबका परेशान है। कहते हैं समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत चाहती क्या है। मुसलसल लोड शेडिंग के बाद भी बिल इतने ज्यादा आ जाते हैं। मुल्तान में लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी है। ताजिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 7 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बिजली के बिलों को ज्यादा आने से ताजिर जो तबका है वो परेशानी में मुब्तला हो गया है। हुक्मरान जमात के एमपी नदीम कुरैशी मुल्तान में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर मैपको अफसरान पर बरहम हो गए हैं। पीर को मैपको दफ्तर के घेराव का ऐलान उन्होंने कर दिया है। मजीद बात करेंगे जुनेद अनवर से। जुनेद, कहिएगा क्या कहना है नदीम कुरैशी का? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर के अंदर लोड शेडिंग जो है वो उसके औकार जो है वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग है जहां पर शहरी और ताजर परेशान हैं। उनका कहना है कि बढ़ती हुई लोड शेडिंग से जो है वो मसाइल में इजाफा हो रहा है। तो इस वक्त तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। नदीम भाई, ख़ास तौर पर अंदरून शहर के लोग जो है वो लोड शेडिंग से मुतासर हो रहे हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग, हरम गेट हो, पाक गेट हो, हुसैना का इसमें जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग का सामना, गैर एलानिया लोड शेडिंग का, इस पर क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के निज़ाम है ना जी, इनको लगाम डालने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। मैं गवर्नमेंट का नुमाइंदा होकर इस बात का एतराफ़ कर रहा हूँ कि ये बड़ा जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ, बड़ी ज्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ। हमारे पास जो नेशनल लेवल की फिगर्स हैं उसके मुताबिक हमारी नीड और हमारी प्रोडक्शन वो बिल्कुल बराबर है। जब हम इनसे रब्ता करते हैं, मेंटेनेंस का इशू है, सिस्टम का प्रॉब्लम है, लोगों की इस वक्त डिमांड ज्यादा है बिजली की, एसी चल रहे हैं, डोमेस्टिक यूज ज्यादा है, कमर्शियल यूज ज्यादा है, तो इसकी वजह से सिस्टम पे प्रेशर की वजह से, चूंकि बड़ा पुराना सिस्टम लगा हुआ है, हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ एरियाज में हमें अपग्रेडेशन का कहकर ये लोड शेडिंग की जा रही है। मैंने जो डीसीसी की मीटिंग थी हमारी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हुक्म पर पूरे पाकिस्तान में कायम हुई, मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उसको चेयर करते हैं, वहां पर भी अरकान असम्बली ने इस पर बड़ा एहतजाज किया
اور CO میپکو نے ہم سے یہ کمٹمنٹ کی کہ کسی بھی جگہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اس کے باوجود جب میں دیکھ رہا ہوں کہ اندرون شہر میں اور دیگر حصوں میں یہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے تو فرماتے ہیں جی یہ کچھ سسٹم کی ٹرپنگ ہے، ہم کوئی وائر چینج کر رہے ہیں، ہم کوئی جناب کیبل چینج کر رہے ہیں، ہم یہاں ٹرانسفارمر چینج کر رہے ہیں. تو یہ پبلک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں. اور میں بطور رکن اسمبلی میں سمجھتا ہوں کہ منڈے کو میں اس سلسلے میں CO میپکو کے پاس وفد کی صورت میں جا رہا ہوں، اور اگر انہوں نے ہماری اس بات پر کان نہ دھرے اور اس کو غیر اہم سمجھا تو ایسا نہیں ہے کہ حکومتی لوگ احتجاج نہیں کر سکتے. ہم نے لوگوں سے ووٹ لیا ہے، ہماری بیس لائن پاکستان کی اور ملتان کی عوام ہے. اگر عام آدمی ریلیکس نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے پھر سسٹم کا؟ آپ کی اور اپوزیشن کے موقف میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا، کیا اب بیوروکریسی جو ہے وہ آپ لوگوں سے زیادہ تکڑی ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کا موقف تو انہوں نے تو 100 گاجریں بھی کھائی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے پیٹ میں درد بھی نہ ہو. وہ تو 35 سال حکمران رہے ہیں نا جی. ہمیں تو ہمارے قائد نے یہ لیسن دیا ہے کہ آپ حق کی بات کریں. 2.5-3 سال کی گورنمنٹ سے آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے 35 سال اس ملک پر حکمرانی کی، جنہوں نے اس ملک کے اربوں روپے کے وسائل بیرون ملک منتقل کیے، یہ ذمہ داری تو ان کی بنتی تھی. ہم تو صرف اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج اگر سسٹم میں پرابلم آ رہا ہے ہم اس کو اون کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک ایشو ہے اور کسی حد تک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہوں. آپ بھی ملتان کے رہائشی ہیں، میں بھی ملتان کا رہائشی ہوں. جب 48 ٹیمپریچر ہوگا اور جب نیڈ زیادہ بڑھے گی بجلی کی تو ایشو بن سکتے ہیں. لیکن اپوزیشن تو ان کے پاس تو ماں سوائے تنقید کرنے کے کچھ اور نہیں ہے. ان سے یہ پوچھا جائے آپ نے کیا کارنامے انجام دیے تھے؟ آپ تو کہتے تھے کہ جی نواز شریف اس ملک سے ہمیشہ کے لیے لوڈ شیڈنگ ختم کر کے چلا گیا. کہاں گیا جی وہ آپ کا سسٹم؟ وہ کہتے ہیں آپ کی نااہلی ہے. ہماری نااہلی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے ان سے ابھی تک ریکوری نہیں کی. اگر ان سے ریکوری ہو جائے، اور وہ حکومتیں ریکوری نہیں کیا کرتی، ریکوری ادارے کیا کرتے ہیں. حکومتوں نے تو اداروں کو آزاد کیا ہوا ہے کہ وہ قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق کام کریں. میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ عمران خان سے لے کر ایک مجھ رکن اسمبلی تک ہر شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. ہم نے ان مسائل کو حل کرنا ہے. لوگوں کے ہم سے توقعات ہے. ہم نہ جھوٹی باتوں میں چھپائیں گے اپنے آپ کو، نہ ان کی طرح اس ملک سے بھاگیں گے، نہ مودی سے یاری کر کے کشمیر میں نعرے بلند کریں گے. ہم نے جو کہنا ہے وہ حق بات کہیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں اس ملک کے 80-90% مسائل اسی 2023 تک حل ہوں گے انشاءاللہ. جی بالکل. ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی بھی جو ہے وہ میپکو زیادتی کر رہا ہے عوام کے ساتھ. جنید انور آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ادھر کوٹدو میں شہر میں 8 سے 12 کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر شہری سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. مزید جان لیتے ہیں تیمور اطہر سے. تیمور بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ میں موجود ہوں کوٹدو کا علاقہ پرانی سبزی منڈی. یہاں پر تاجر اور جو شہری ہیں وہ میپکو انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج ہے. عید کے روز بھی یہاں پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی اور اب بھی یہ صورتحال ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار بند ہو کر رہ گئے ہیں اور گھروں میں بھی جو صارفین ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. شدید گرمی اور اوپر سے بجلی بند ہونے کی وجہ سے مریض اور جو بچے ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. 2 سے 3 گھنٹے لگاتار جو بجلی ہے وہ بند کی جا رہی ہے، جبکہ SDO اور ایکسین کو بھی متعدد بار میسج اور کالز کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے فورس لوڈ شیڈنگ کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے یا پرمٹ کا بہانہ بنا کر بجلی بند کی جا رہی ہے. میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کیا صورتحال ہے، کاروبار کتنے متاثر ہو رہے ہیں، گھروں میں کیا مشکلات ہیں؟ بھائی اس کا تو حساب ہی کیا بدلا ہے. 8 گھنٹے 10 گھنٹے اب دیکھو صبح کا بیٹھے گرمی کے اندر روزی کرنے سے ہم بیٹھے بچیوں کا آپریشن کرا رکھا ہے، وہ بل کھلا رہے ہیں مچھی کی طرح. کیا بدلاؤ ہے ان کا تو شمار ہی نہیں ہے. پہلے سٹی فیڈر تھا، آپ کو سٹی فیڈر سے ہٹا کے ٹیوب ویل پہ ڈال دیا گیا. کب سے ڈالا، کتنے مسائل پیش آ رہے ہیں، کتنے گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے؟ تقریباً یہ کوئی 20-22 دن ہو گئے ہیں جب سے یہ ہمیں ٹیوب ویل فیڈر پہ ڈالنے کے بعد انہوں نے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے. بارہا ہم نے SDO صاحب کو بھی یہ انفارمیشن دی ہے، لینڈ سپرنٹینڈنٹ لینڈ مین کو بھی کہا ہے. تو ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے پرمٹ لیا ہوا ہے، جس جگہ پہ پرمٹ لیا ہوتا ہے اس جگہ کا پتہ کرتے ہیں کہ جی اس جگہ پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. متعلقہ موجود وہاں پہ کوئی اسٹاف نہیں ہوتا تو پوچھا جاتا ہے یہ یہاں پہ کیوں آپ نے پرمٹ لیا ہوا ہے.
तो उस पे फिर हमें धमकाया जाता है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा घरों पूछा में क्या जाता क्या है कहाँ काम हो रहा है तो कोई काम नहीं हो रहा होता। तैमूर अतहर आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान 6 नंबर कायद आजम अकेडमी में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में एस्ट्राजेनेका की पहली डोज मुयस्सर नहीं है। बैरून मुल्क जाने के लिए एस्ट्राजेनेका की पहली डोज लगवाने आए शहरी परेशान हैं। सेंटर में बाकी वैक्सीन की सिर्फ दूसरी डोज लगाई जा रही है। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। इब्राहिम खान, कहिएगा कहां गई डोजेस? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है 6 नंबर जो कायद आजम अकेडमी वैक्सीनेशन सेंटर है इसमें, और यहाँ पर जो लोग हैं ईद के बाद अब फिर से एक दफ़ा वैक्सीनेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन अगर हम इस वक्त सूरत हाल के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट डोज है कई वैक्सीन की वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मुल्तान के दूर दराज इलाकों से जो है शहरी यहाँ पर मौजूद हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। मजीद हम बात भी करते हैं। भाईजान, आप बताइएगा, आपने यहाँ पर हेल्पलाइन से बात की थी कि यहाँ पे फर्स्ट डोज लगाई जा रही है या नहीं? जी, उन्होंने हमें भेजा है। हम दरबार हजरत सुल्तान बाबू जिला जंग तहसील अहमदपुर सियाल से आए हैं जी। उन्होंने भेजा कि आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी में चले जाएं। हम इधर आए हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट नहीं लग रही है, सेकंड लग रही है। कौन सी डोज लगवाने आए हैं? कौन सी वैक्सीन लगा? एक्स्ट्राजेनेका सऊदी अरब? जी, सऊदी अरब के लिए। अब वो क्या कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट डोज नहीं लग रही है। तो हमने हेल्पलाइन पे कॉल की है, उन्होंने हमारी शिकायत दर्ज कर ली है। तो फ़ोन नंबर ले लिया, वो बोलते हैं हम आपको बताते हैं। बिल्कुल जी, इनको हेल्पलाइन की तरफ से तो यही कहा जा रहा है। शिकायत दर्ज करवा दी गई है। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। उधर मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर अमीराबाद पे भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की किल्लत हो गई है। बात करेंगे अली रियाज से। अली, यहां भी किल्लत हो गई है? जो तो मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर अमीराबाद में और यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था वहाँ पर शहरियों को जो वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी है, वैक्सीनेशन की जा रही है। सबसे अहम बात है यहाँ पर जो वैक्सीनेशन की जो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ जो है वैरायटी हैं, जिसमें कैन, साइनोफार्म और जो दीगर एस्ट्राजेनेका जो है वो यहाँ पर लगाई जाए। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो एस्ट्राजेनेका की जो पहली जो जिनको लगी गई है उनको सेकंड जो उनकी डोज है वो लगाई जा रही है, जबकि पहली जो डोज है वो नहीं लगाई जा रही है। बताया जा रहे हैं यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से, क्योंकि एस्ट्राजेनेका के जो स्टॉक है वो ना होने की वजह से अभी जिनको सेकंड जो डोज है सिर्फ वो लगाई जा रही है। तो हमें कुछ में से शहरी मौजूद है जिन्होंने वैक्सीनेशन है, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे आपके पहली डोज से दूसरी डोज से यहाँ पर तमाम जो सहूलियात उससे मुतमईन है आप? ये एक्चुअली मेरी दूसरी डोज थी। ऑलमोस्ट 40 डेज़ के बाद दूसरी डोज लगी है मुझे। इससे 40 डेज़ पहले मुझे फर्स्ट डोज लगी थी। तो एक ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, क्योंकि अगर हम ये चीज़ देखें, ये वैक्सीन की कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव है कि अगर हम इसे प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट से लगवाएं तो वो जो एक मिडिल क्लास वैक्सीन एक्सपेंसिव है, मिडिल क्लास उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अली रियाज, आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ यादगार क्लब में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। फोकल पर्सन अदनान लगारी का कहना है अब तक 76,000 शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर, कहिएगा क्या फैक्शन फिगर है, कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी? जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जो जारी है, और मुजफ्फरगढ़ में जो सबसे बड़ा सेंटर इस वक्त शहर के वस में यादगार क्लब में मौजूद है, वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को क्या वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा रही है, कितने लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, कितने अफराद इस वक्त रजिस्टर्ड है यहाँ पर, और कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। वैक्सीन लगाने का रुझान क्या है, इस वक्त फोकल पर्सन जो डॉक्टर अदनान लगारी साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा लगारी साहब, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, कितनी परसेंटेज में लोग यहाँ पर आते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फरगढ़ यादगार क्लब के सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि 1,20,000 के तकरीबन लोग जो हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, और अभी तक हमने 76,000 लोगों को जो है वो वैक्सीन फराहम कर दी है। और ये सिलसिला इंशाल्लाह इसका अभी बहुत बेहतर रिजल्ट आए हैं जब से हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स हम चला रहे हैं, और मोबाइल टीम्स हमने यहाँ बनाई हुई हैं, 5 टीमें हमारी, तो उससे हमारी खातर खा इजाफा हुआ है। वैक्सीन लगवाने का जो ट्रेंड है उसमें काफ़ी इजाफा। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके अलावा भी कोई किसी किस्म की कैंपेन जारी है, खासकर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और दुकानदारों के लिए क्या पॉलिसी है? बिल्कुल, उसके लिए हमने इंशाल्लाह वो कवरेज हमारी 80% से ज़्यादा हम कवर कर चुके हैं। टीचर्स 100% हो चुके हैं। मिल वर्कर्स वो हमने वहाँ पे जाकर उनको मोबाइल वैन्स के जरिए भेज के वो भी हमने किया है, और ताजरान भी जो हैं वो तकरीबन 90%, मोर देन 90% हमारी कवरेज हो चुकी है। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में 76,000 लोगों को मोर देन 90% जो है वैक्सीन लग चुकी है। आमिर, आपका शुक्रिया। लिया चक 156 में इलेक्ट्रिशियन बिजली के पोल पर करंट लगने से जाँ बहक हो गया है। मरहूम ने सोगवरान में एक बेटा, 5 बेटियां और बेवा छोड़ी है। जाहिद सरफराज उनके घर पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। जाहिद, बताइएगा।
कि 156 के अंदर आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि जब एक प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन मोहम्मद फरियाद जो है बिजली की मेन लाइन पर जो है बिजली के पोल पर चढ़ा और बिजली की लाइन जो है उसको ठीक करने की कोशिश के दौरान जिसको करंट लगे और करंट लगने के दौरान मोहम्मद फरियाद 40 साल मोहम्मद फरियाद जो अपनी जान की बाजी हार चुका है। इस वजह से अगर बात की तो वापडा अफसरान जो है वापडा एहलकारान की जानिब से मोहम्मद फरियाद को मुबैना तौर पर गुज़श्ता कई सालों से जो है उसको इस जगह पर पैसे देकर इनसे काम करवाया जा रहा था। और इसके साथ साथ आज जो है जब फरियाद की जहाँ बाक हुआ है तो इसके बाद ताहाल जो है यहाँ तो वापडा अफसरान भी यहाँ पर ताज़ियत के लिए भी यहाँ पर नहीं पहुँच सके। उसका एक बेटा है और इससे 5 बेटियाँ हैं। मोहम्मद फरियाद के साथ घर के अंदर जो है कोहराम मचा हुआ है। यहाँ पर हर शख्स जो यहाँ पर अशकबार है। मोहम्मद फरियाद का एक बेटा अली हसन मौजूद, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या वाक़या हुआ था, कोई पता है आपको? आज हमें बस यहाँ कॉल आई थी, जब वहाँ पहुँचे तो पापा को लेकर वापस आ रहे थे और वहाँ हमें भी गाड़ी में बिठाया और मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर हम यहाँ आ गए। भाई कुछ यहाँ पर जो है बस यहीं पर ले आए और कुछ भी। मेरा वो कज़न था, उसने हमें फ़ोन करके बताया कि वो पापा को यहीं ला रहे हैं, वो उन्हें करंट लग गया। बाकी कुछ नहीं जानता मैं। अच्छा, कितने अरसे से वापडा के साथ मिलकर अबू काम कर रहे थे? वैसे सरकारी मुलाजिम नहीं थे, यहीं घर पर किसी काम होता या कोई पहले मोटर वाइंडिंग करते थे। उसके बाद वहाँ मेरे पापा ने एक उस्ताद से सीखा और वो ना ये तारों का काम शुरू कर दिया। ये जो कोई मतलब हड़ताल होती है, इस तरह कोई वाक़या होता और छुट्टी पर होते तो यहाँ पर लोग मुश्किल में तो फिर फ़ोन कर देते या पापा खुद घर से उठा कर ले जाते तो पापा उनका काम करके आते थे। ऐसे काफ़ी ये बिजली का काम मेरे पापा ने ना स्कूल छोड़ने के बाद शुरू किया था, 10वीं के बाद। अच्छा, वापडा वाले पैसे देते थे आपके अबू को? नहीं, यहाँ पर जो मजदूर जिनके घर का काम खराब होता वही मजदूरी देते थे। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि आपके पापा की डेथ जो है, पापा की डेथ पर वापडा अफसरान यहाँ पर आए हैं कोई ताज़ियत के लिए? पता नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। कोई नहीं है अभी तक? मैं जानता किसी को नहीं। अच्छा, क्या समझते हैं कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? जिनके जो मेन लाइन थी वो तो वापडा अफसरान के उन्होंने चढ़ना होता था, वहाँ पे काम करना होता था। कार्रवाई होनी चाहिए। आपके बाबा चले गए इस दुनिया से। जो अब हो गया, अब क्या हो सकता है, बाबा चले गए, बस चले गए। जी बिल्कुल, इंतहाई जो है परेशान कुन रंजीदा सूरत हाल है यहाँ पर। और इसका बेहतर जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत का 5 अजला में पीठ से घर घर कोरोना वैक्सीनेशन का फैसला। मुल्तान समेत 5 अजला में खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। हुकूमत का 5 अजला से पीठ से घर घर कोविड-19 वैक्सीनेशन का फैसला। मुल्तान समेत 5 अजला में खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। मुल्तान समेत 5 अजला में खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। हुकूमत का 5 अजला में पीठ से घर घर कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। एनसीओसी ने 14 अगस्त तक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान की 18 साल से ज्यादा उम्र की 40% आबादी को वैक्सीन लगाने का हदफ दिया है। 14 अगस्त तक रावलपिंडी की 18 साल से ज्यादा उम्र की 70% आबादी की वैक्सीनेशन का हदफ दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत का 5 अजला में पीठ से घर घर कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। मुल्तान समेत 5 अजला में खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। हुकूमत का 5 अजला में पीठ से घर घर कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। एनसीओसी ने 14 अगस्त तक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान की 18 साल से ज्यादा उम्र की 40% आबादी को वैक्सीन लगाने का हदफ दिया है। 14 अगस्त तक रावलपिंडी की 18 साल से ज्यादा उम्र की 70% आबादी को वैक्सीनेशन का हदफ दिया गया है। हुकूमत का 5 अजला में पीठ से घर घर कोरोना वैक्सीनेशन करने का फैसला। मुल्तान समेत 5 अजला में खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। हुकूमत का 5 अजला में पीठ से घर घर कोविड-19 वैक्सीन शुरू करने का फैसला। मुल्तान समेत 5 अजला में खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी और इस मुहिम के दौरान घर घर जाकर जो है वो कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्तान समेत 5 अजला में खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। एनसीओसी की हिदायत के मुताबिक 14 अगस्त तक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान की 18 साल से ज्यादा उम्र की 40% आबादी को वैक्सीन लगाने का हदफ दिया गया है। लाहौर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स में इजाफा किया जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि हुकूमत का 5 अजला में पीठ से घर घर कोरोना वैक्सीनेशन का फैसला। मुल्तान समेत 5 अजला में खुसूसी तौर पर ये कोविड-19 वैक्सीन कैंपेन लॉन्च की जाएगी, जिसके तहत घर घर जाकर जो 40% से ज्यादा आबादी है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उनको कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी। हुकूमत का 5 अजला में पीठ से घर घर कोरोना वैक्सीन का फैसला। मुल्तान समेत 5 अजला में खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद है। कैसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है और की पंजाब जवाद रफीक मलक और वजीर सेहत डॉक्टर यासमिन राशिद की ज़ेर सरत इजलास हुआ है। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये 5 अजला जो है
इनमें घर घर जाकर जो है ना 26 जुलाई से जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। जिस तरह फांसी टीके बच्चों को घर घर जाकर लगाए जाते हैं, इस तरह कोरोना वैक्सीनेशन घर घर लगाई जाएगी। और 528 टीमें जो है वो तश्कील दी गई है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना टीमें जो आती हैं उनके साथ तामन करे और वैक्सीनेशन लाजमी तौर पर लगवाएं। और वैक्सीनेशन नहीं लगवाना ही जो है कोरोना से बचाव का वाहद तरीका है, इसके बगैर कोरोना से बचने का कोई चांस नहीं है। कोविड ही वैक्सीन से बचने का वाहिद तरीका है। कैसर खोखर, आपका शुक्रिया। आजाद कश्मीर इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। मुल्तान में पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमला और बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया है। इलेक्शन की मजीद सूरत हाल जान लेते हैं अमजद मलिक से। अमजद, कहिएगा, तमाम इंतखाबी सामान पहुंच गया? जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से तमाम तो जो तैयारियां हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। कल जो है पोलिंग होगी, सुबह 8 बजे पोलिंग का जो वक्त है वो शुरू होगा और शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बगैर किसी तातुल के जो है पोलिंग जारी रहेगी। इस वक्त जो सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे पोलिंग स्टेशन है, तमाम तर जो तैयारियां उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। जो यहाँ पे बैलेट बॉक्स है उनको पहुंचाने का जो मरहला है सख्त सिक्योरिटी की निगरानी में वो शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल बॉयज हरम गेट में। यहाँ पे टोटल 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जो कि LA 42 वैली 3 का हल्का है, उस हवाले से ये यहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा साथ ही एक और स्कूल मौजूद है गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल, वहां पे टोटल 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। एक जो है खवातीन के लिए पोलिंग स्टेशन है LA 42 वैली 3 का। इसके अलावा LA 34 जम्मू 1 का जो पोलिंग स्टेशन है जिसके टोटल मुल्तान में वोटर्स की तादाद 87 है, उसका भी जो पोलिंग स्टेशन है वो इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल हरम गेट में बनाया गया है। तमाम तर जो तैयारियां उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। अगर ओवरऑल बात करते हैं हलकों की, यहाँ पे LA 42 जो हल्का है मुल्तान से सुहावा एक बड़ा हल्का है, तकरीबन 6 डिवीजन के ऊपर मुश्तमिल है। वैली 3 और बड़ा हल्का है। आप हमें अपडेट कर रहे थे अमजद मलिक, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर इलेक्शन के इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दौरा किया है। बात करेंगे आसिम सिद्दीक से। आसिम, कहिएगा, क्या तमाम तर इंतजाम तसल्ली बख्श हैं? कश्मीर के इलेक्शन मुनक़ाद किया जा रहा है और रहीम यार खान में भी 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद जो है उन्होंने इंतजाम के हवाले से यहाँ पर जायजा लिया। डॉक्टर साहब, क्या इंतजाम किए गए यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से? देखें, जो नॉर्मल हमारे जो इलेक्शन की जो SOPs हैं उसके मुताबिक हमने अरेंजमेंट किए हैं। 2 पोलिंग स्टेशन हैं यहाँ पर, जो पोलिंग बूथ्स हैं जो हम बना रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू की और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वैली की। टोटल हमारे पास 144 वोटर्स हैं और उनकी सहूलत के लिए यहाँ पर जो लोग आएंगे, डायरेक्शन बोर्ड्स हैं, साइनेज हैं, पीने का पानी है और इसके अलावा सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो हमने चेक किए हैं। हमने सिक्योरिटी कैमरास भी यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं जिसका कंट्रोल रूम जो है वो हमारे DC ऑफिस में है, वहाँ से हम मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा पुलिस के पास अलहदा एक कंट्रोल रूम है, वहाँ से भी ये मॉनिटर करेंगे। तो आई होप कि कल का जो दिन है वो इंशाल्लाह पीसफुली गुजर जाएगा। आई होप कि कल का जो इलेक्शन है पीसफुली गुजर जाएगा। आसिम, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान के सरकारी स्कूलों के लिए 3 बड़ी स्कीमों की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है आमिर भट्टी। आमिर, कहिएगा, कौन सी 3 बड़ी स्कीमें हैं जिनकी मंजूरी हुई है? बिल्कुल, रहीम यार खान का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिद्दत की तरफ गामजन है। रहीम यार खान के सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन, इसके साथ साथ उनमें जो एडिशनल क्लासरूम्स हैं वो बनाने का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम जो है रहीम यार खान के सरकारी स्कूलों में 3 जो तहसीलें हैं इनमें जो है 3 बड़ी जो स्कीमें हैं वो मंजूर हो चुकी हैं, जो कि जो पार्लियामेंटेरियन से उनकी जानिब से जो है बजट में पेश किया गया। और इसके बाद जो है जो इसके बाद का मुतलका जो प्रोसेस होता है जिसमें ये होता है कि बजट के बाद जो होता है एक्शन जो बिल्डिंग होता है वो एस्टिमेट बनाते हैं। उसके एस्टिमेट के बाद जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी होती है जिसमें डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद होते हैं, उनकी इजाजत के बाद ये 3 बड़ी जो स्कीमें मंजूर हो गई हैं। आमिर, आपका शुक्रिया। केहड़ पक्का में नामवर आर्टिस्ट खत्तात गुलजार नदीम के फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। मजीद बात करते हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। आशिक, दिखाइएगा, कैसे हैं ये फनपारे? बिल्कुल, पाकिस्तान के मरूफ आर्टिस्ट खतात गुलजार नदीम के फनपारों की नुमाइश के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का एहतमाम जो है
रोड पक्का के मरूफ कानूनदान अमार शुबान एडवोकेट ने किया। यहाँ पर शहरियों की भी बड़ी तादाद जो है उन्होंने इस फनपारों को देखकर और उनकी जो गुलजार नदीम की खिदमात हैं उनको भी सराहा। इस वक्त हमारे साथ गुलजार नदीम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी गुलजार भी बताइएगा, आपने बिस्मिल्लाह को कितने हजार मरतबा की तर्जों में जो है वो लिखा है? जी शुक्रिया आपका। मैंने खत्ताती में एक नई जिद्दत पैदा की है जो कि तारीख में ये काम नहीं हुआ। मैंने 3000 तर्जों में बिस्मिल्लाह को लिखा है और ये मतरूक और मुरवजा खतूत को मिलाकर इस अंदाज को मैंने मुतारफ किया है ताकि ये इस फन की डूबती जो नौ है और जो आने वाले दौर में ये एक तारीख से ओझल होती जा रही थी तो ये तारीख में जिंदा रहे और ये फन फले फूले। और नस्ल नौ के लिए मैंने काम किया है कि हमारे जो असलाफ ने काम किया है और हमने इस काम को बढ़ाया है ताकि आने वाले लोग इस काम को मजीद बढ़ाएं। जी हमारे साथ समाजी शख्सियत आज नहीं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी ऐसा बताइएगा, गुलजार नदीम के फनपारों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी, गुलजार नदीम साहब अपने फ़न के लिहाज से कमाल महारत रखते हैं और इनका अपना एक मुनफरिद अंदाज है जो आपको दुनिया भर में इनके अलावा कहीं नहीं मिलेगा और यही इनकी वजह शोहरत है। जी हमारे साथ इस तकरीब के मेज़बान जो है माशुबान एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। फनपारों का इनेकाद किया गया है। आशिक हुसैन कुरैशी, आपका शुक्रिया। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।